आगे चलते हैं। सेंटर ऑफ मास, जैसे कोई भी ये बॉडी है, कोई भी बॉडी है, इसके सारी के अंदर ही मास है, पूरे के अंदर मास है। तो इस मास का सेंटर कहाँ पे है? सेंटर का मतलब इस पूरे मास का इफेक्ट कहाँ पे है? तो मान लो इस पॉइंट पे इस पूरे का इफेक्ट है। ये डायगोनल इस तरह से ज्वाइन कर दो, डायगोनल, ये डायगोनल इस तरह से आपस में ज्वाइन कर दो। जहाँ पे डायगोनल मिलेंगे वहीं पे इस मास का सेंटर है। तो सेंटर ऑफ मास क्या है? सेंटर ऑफ मास मास नहीं है, सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट है। इट इज ए पॉइंट वेयर होल मास ऑफ द बॉडी इज कंसंट्रेटेड। जहाँ पे पूरी बॉडी का मास कंसंट्रेटेड है, पूरी बॉडी के मास का इफेक्ट है, उसको क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ मास। ठीक है, कल हमने इसका डेरिवेशन किया था सेंटर ऑफ मास का। सेंटर ऑफ मास का डेरिवेशन इस तरह से किया था कि यहाँ पर दो पार्टिकल है, यहाँ पे दो पार्टिकल है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। यहाँ पे इस पार्टिकल का मास m1 मान लिया, इस पार्टिकल का मास m2 मान लिया। यहाँ से इसकी पोजीशन r1, यहाँ से इसकी पोजीशन r2। एक मास यहाँ पे, एक मास यहाँ पे है, तो दोनों का मास का सेंटर तो बीच में मिलेगा, दोनों के मास का सेंटर तो बीच में। तो यहाँ से ज्वाइन करवा दिया, तो ये सेंटर ऑफ मास की पोजीशन ये है। तो इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन करती है, इन दोनों मास को जो लाइन ज्वाइन करती है, उस पे मिलेगा सेंटर ऑफ मास। तो ये है सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पे लिख दिया सेंटर ऑफ मास। तो इसका हमने डेरिवेशन किया था कि फॉर्मूला क्या बनेगा सेंटर ऑफ मास का। फॉर्मूले का मतलब यहाँ से क्या पोजीशन आएगी, किस डिस्टेंस पे है, कैसे निकालें। तो हमने ऐसे निकाला था कि इस पे भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, इस पे भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, मतलब बाहर से कोई फोर्स लग रहा है, और आपस में इन दोनों का ही फोर्स लग रहा है, ये इस पे लगा रहा है, ये इस पे लगा रहा है। तो फिर सेंटर ऑफ मास निकालना, कहाँ पे सेंटर ऑफ मास। तो इस पे जो फोर्स लग रहा है वो F12 फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, और इस पे जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स F21 फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। तो इस पे टोटल फोर्स निकालते हैं, इस सिस्टम पे टोटल फोर्स कितना हो गया? ये इस पे लगा रहा है, ये इस पे लगा रहा है, तो ये हो गए दो फोर्स, तो और दो एक्सटर्नल लग रहे हैं, तो टोटल चार फोर्स हो गए। इसका टोटल फोर्स हम निकालेंगे वो इस तरह से है, कितना है टोटल फोर्स? F12 प्लस में F21, ये दोनों प्लस में एक्सटर्नल फोर्स, प्लस में एक्सटर्नल फोर्स फर्स्ट पार्टिकल पे, प्लस में एक्सटर्नल फोर्स सेकंड पार्टिकल पे। ये फर्स्ट और सेकंड पार्टिकल को डिनोट कर रखा है। टोटल फोर्स आएगा, टोटल फोर्स तो m में होता है, टोटल फोर्स m में। ये पार्टिकल इस पे फोर्स लगा रहा है, ये इस पे लगा रहा है, और न्यूटन थर्ड लॉ से ये जितना फोर्स इस पे लगा रहा है, यही उतना फोर्स इस पे लगा रहा है, न्यूटन थर्ड लॉ से। तो न्यूटन थर्ड लॉ से दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, और ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, तो ये दोनों फोर्स कैंसिल हो गए, तो इतना फोर्स बच गया। तो ओनली एक्सटर्नल फोर्स ही बच गया। एक्सटर्नल फोर्स को मैं कैपिटल एफ से डिनोट कर देता हूँ, और एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ये मास भी मोशन में आएगा, ये मास भी मोशन में आएगा, तो इसकी अपनी एक्सेलरेशन होगी, इसकी अपनी एक्सेलरेशन। तो इसको मैं इसके पार्ट और इसके पार्ट की फॉर्म में लिख देता हूँ। तो अगर इसके फॉर्म में लिखेंगे इसको, तो m1 a1, और इसकी फॉर्म में लिखेंगे तो m2 a2। ये टोटल फोर्स है, टोटल फोर्स m में के केवल, तो इसमें एक्सेलरेशन आएगी तो m1 a1, इसमें भी एक्सेलरेशन आएगी m2 a2, ऐसे लिख लिया। ठीक है, ये टोटल फोर्स, पूरा एक्सटर्नल फोर्स इस पे लग रहा है, और इसका टोटल मास का इफेक्ट यहाँ पे, इस टोटल मास का इफेक्ट यहाँ पे। तो इसकी जगह मैं कैपिटल एम में लिख सकता हूँ कि टोटल फोर्स है तो टोटल मास का इफेक्ट, मतलब सेंटर ऑफ मास। ये एक्सेलरेशन है सेंटर ऑफ मास की है, तो इस एफ की जगह एम में लिख दिया। कैपिटल मास का मतलब टोटल मास, m1 प्लस m2 ये टोटल मास है। तो टोटल मास है तो टोटल मास चलेगा, तो सेंटर ऑफ मास होगा टोटल मास, तो इसकी एक्सेलरेशन भी सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन है, तो इसकी जगह m में, ये एज इट इज m1 a1, ये m2 a2, इतना कर लिया। इस m को इधर ले जाओ, तो इस m को इधर लेके गए, तो m1 a1 प्लस m2 a2, इतना आ गया। इस कैपिटल m को इधर ले गए, कैपिटल M का मतलब मैंने बताया था टोटल मास, टोटल मास कितना है m1 प्लस m2,
तो यहाँ पे लिख लो m1 a1 प्लस m2 a2 और टोटल मास है m1 प्लस m2, इतना था। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास की एक्सेलेरेशन पूछे तो फॉर्मूला ये बन गया। सेंटर ऑफ मास की एक्सेलेरेशन पूछेंगे तो फॉर्मूला ये m1 a1 प्लस m2 a2 अपॉन में टोटल मास। ठीक है, इसी को आगे और मॉडिफाई करते हैं और सोल्व करते हैं। इस कैपिटल M की जगह M ही रहने दो। इस एक्सेलेरेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन है। वेलोसिटी का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सेलेरेशन ही होती है, तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, ये सेंटर ऑफ मास की एक्सेलेरेशन है तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है। इसको भी ऐसे लिख सकते हैं m1, ये एक्सेलेरेशन है तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं डी बाई डी टी। ये वेलोसिटी का एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सेलेरेशन आएगी, तो यहाँ पे ऐसे लिख दिया। इसको भी ऐसे लिख सकते हैं m2 और इसको लिखेंगे डी बाई डी टी ऑफ v2 कि सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे, सेकंड पार्टिकल की एक्सेलेरेशन आएगी। अब इसमें से डी बाई डी टी कॉमन ले लो, डी बाई डी टी यहाँ से कॉमन लेके इससे काट दो और इसे काट देंगे तो ये एम वी सी एम बच जाएगा। तो मैं वी सी एम यही लिख लेता हूँ। यहाँ पे क्या बच गया, ये एम भी यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे क्या बच गया m1, ये क्या बच गया v1, डी बाई डी टी तो कॉमन ले लिया था, यहाँ पे m2 v2 इधर क्या बच गया था, डी बाई डी टी कैंसिल हो गया था, vcm और m, इस m को नीचे ले आओ, इस m को हम नीचे ले आए और ये तो टोटल मास है, और टोटल मास क्या था m1 प्लस m2। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालनी है तो ये है कि कोई भी दो पार्टिकल चल रहे हैं, अगर ये दोनों पार्टिकल चल रहे हैं तो इनका सेंटर ऑफ मास बीच में है, इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी v2 है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी है, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का फॉर्मूला ये बन गया m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन में टोटल मास। इसी फॉर्मूले को और आगे मॉडिफाई करते हैं, इसी फॉर्मूले को और आगे मॉडिफाई करते हैं, कैसे करें। मतलब अब तक तो हमने सेंटर ऑफ मास की एक्सेलेरेशन निकाल ली, वेलोसिटी निकाल ली, और आगे पढ़ते हैं। और आगे क्या निकालेंगे, पोजीशन। ये सेंटर ऑफ मास की यहाँ से पोजीशन कितनी है, कितने डिस्टेंस पे है ये सेंटर ऑफ मास। चलो फिर आगे निकालते हैं, इसको फिर मॉडिफाई कर लेते हैं। इसको मॉडिफाई करेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे, इस वेलोसिटी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का एक बार डिफरेंशिएशन, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है, तो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस तो देखो ये आर है, आर है, तो इस डिस्टेंस का एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी आएगी, हमने पढ़ रखा पहले। और ये सेंटर ऑफ मास का है तो सीएम लिख देते हैं, आरसीएम। ये m1 एज इट इज, इसको भी लिख लेते हैं ऐसे ही, डी बाई डी टी। फर्स्ट पार्टिकल की पोजीशन r1 है, सेकंड की r2 है, तो इस r1 का एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी इक्वल आएगा। ऐसे इसको लिख दो m2 और इस वेलोसिटी को भी ऐसे लिख सकते हैं कि सेकंड पार्टिकल की पोजीशन का एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसकी वेलोसिटी आएगी। और नीचे तो टोटल मास है ही, तो नीचे टोटल मास है, इसी टोटल मास को हम क्या लिख सकते हैं m1 प्लस m2। तो नीचे टोटल मास है m1 प्लस m2। यहाँ पर भी वही करेंगे, डी बाई डी टी इसमें भी है, डी बाई डी टी कॉमन लेके इससे काट दो, तो इससे काट दिया, क्या बच गया आर सी एम इज इक्वल टू m1, क्या बच गया r1, ये m2, ये r2, नीचे क्या है m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, टोटल मास बच गया नीचे। ये पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास की अगर पोजीशन निकालनी है तो ये फॉर्मूला लगेगा। तो सिंपल याद रखना, हमने हमने क्या किया, इस पे जो भी टोटल फोर्स था ना, उस टोटल फोर्स से स्टार्ट किया। टोटल फोर्स हमें होता है, एक्सेलेरेशन इसमें भी आएगी, इसमें भी, तो दो जगह लिख लिया मेरे को। यहाँ पे ये इंटरनल फोर्स कैंसिल हो गया, एक्सटर्नल को कैपिटल एफ से लिख दिया, कैपिटल एफ की जगह एम में फिर लिख दिया, ये एज इट इज। एक्सेलेरेशन निकालनी थी, इस मास को इधर ले जाओ तो सेंटर ऑफ मास की एक्सेलेरेशन आ गई। अगर वेलोसिटी निकालनी है तो इसी एक्सेलेरेशन को हम लिख सकते हैं कि वेलोसिटी का एक बार डिफरेंशिएशन, इस एक्सेलेरेशन को भी ऐसे लिख सकते हैं वेलोसिटी का एक बार डिफरेंशिएशन। सिमिलरली यहाँ पे डी बाई डी टी को मिलेगी, इससे काट दो, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालनी है, एम को इधर ले जाओ, तो बन गया फॉर्मूला। फिर इसी को फिर आगे और मॉडिफाई कर लिया, तो इसी को आगे मॉडिफाई कर लिया तो कैसे करेंगे, इस वेलोसिटी को भी लिख सकते हैं डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन, इसको भी और इसको भी, यहाँ से भी डी बाई डी टी को लेके काट दो, तो ये बन गया सेंटर ऑफ मास की पोजीशन का फॉर्मूला। अब देखो क्या फॉर्मूला है, मास इंटू में डिस्टेंस, मास इंटू में डिस्टेंस अपॉन में टोटल मास। अगर ये एक्स एक्सिस पे रखे हो पार्टिकल, तो एक्स एक्सिस पे पोजीशन निकालनी हो तो एक्स एक्सिस पे ऐसे निकाल लेंगे,
मान लो एक पार्टिकल यहाँ पे रखा है, एक यहाँ पे रखा है, तो ये तो एक्स एक्सिस होगी, एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे पार्टिकल m1, यहाँ पे पार्टिकल m2, और इन दोनों पार्टिकल को ये लाइन ज्वाइन करती है, और इन दोनों पार्टिकल को जो लाइन ज्वाइन करती है सेंटर ऑफ मास इसी पे कहीं पे लाई करेगा। तो इसकी पोजीशन अगर निकालनी हो कितनी है, तो एक्स एक्सिस पे निकालना है, तो एक्स एक्सिस का फॉर्मूला ये हो जाएगा m1 x1 और m2 x2 अपॉन में टोटल मास। तो टोटल मास तो क्या हो गया m1 प्लस m2। पीछे जो फॉर्मूला हमने लिखा था वो क्या था m1 r1, r1 का मतलब पोजीशन। अब तो पोजीशन x पे है, x एक्सिस पे है, तो इसकी पोजीशन x1 मान ली, इसकी x2। तो m1 x1 प्लस m2 x2 और टोटल मास। ऐसे ही अगर पार्टिकल ऐसे रखे हो तो ये तो y एक्सिस हो गया ना, तो y एक्सिस पे अगर निकालना है तो इसकी जगह y कर दो, सेंटर ऑफ मास y एक्सिस पे, यहाँ पे m1 y1, यहाँ पे m2 y2, और नीचे लिखेंगे m1 प्लस m2। इतना होगा। अगर दो पार्टिकल की बजाय तीन पार्टिकल हो, चार पार्टिकल हो, तो इसी को आगे एक्सटेंड करते जाएंगे। ये देख लो, अगर तीन पार्टिकल है तो ये m1 x1, ये m2 x2, और तीन पार्टिकल है तो m3 x3। ये फॉर्मूला आगे बढ़ता जाएगा। और नीचे टोटल मास, तो दो थे तो दो, और अब तीन पार्टिकल आ गए तो नीचे टोटल मास है, तो तीनों के मास को ऐड कर देंगे, आ गया। अगर चार पार्टिकल होते तो नीचे टोटल मास प्लस में m4 हो जाता, और यहाँ पे प्लस में m4 और x4 लिख देते। तो इस तरह से सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो इन्हीं सेंटर ऑफ मास के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है। एक क्वेश्चन में करके दिखा देता हूँ, बाकी सभी प्रैक्टिस करने हैं नोटबुक के, बुक के अंदर से एक्सरसाइज और एग्जाम्पल है वो। तो देखो, अगर इस तरह से दे रखा हो क्वेश्चन, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के कॉर्नर पे मास रख रखे हैं 3 kg, 4 kg और 5 kg, इस तरह से मास रख रखे हैं। तो इनका सेंटर ऑफ मास निकालना है। और ये ट्रायंगल है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसकी साइड इक्वल है, और इसकी साइड सारी 1 मीटर की दे रखी है। इस ट्रायंगल की साइड है ना, वो 1 मीटर ईच है। तो इसका सेंटर ऑफ मास निकालो। तो सेंटर ऑफ मास तो कहीं बीच में लाई करेगा, इन्हीं मास के बीच में लाई करेगा कहीं, तो बीच में लाई करेगा तो किस पोजीशन पे लाई करेगा वो निकालते हैं अभी। चलो देखते हैं फिर। इसमें हमने ओरिजिन लेना पड़ेगा। देखो तो फिर हम यहाँ से ओरिजिन ले लेते हैं, और यहाँ से ओरिजिन ले लेते हैं। तो अभी मैंने जो डेरिवेशन करके दिखाया उसमें भी हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाया था, तो इसमें भी हम इधर बना लेते हैं एक्स एक्सिस, फर्स्ट मास को ओरिजिन मान के इधर एक्स एक्सिस और इधर वाई एक्सिस, ऐसे बना लिया, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास तो कहीं यहीं पे लाई करेगा बीच में, यहीं पे लाई करेगा। तो एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, दोनों का निकालना पड़ेगा। तो एक्स एक्सिस से निकालना पड़ेगा, तो सेंटर ऑफ मास ये हो जाएगा एक्सीएम, और वाई एक्सिस से निकालना हो तो वाई सी एम। तो एक्स एक्सिस से निकालना है तो क्या निकालेंगे, तीन पार्टिकल है ना, तो मैंने बताया था तीन पार्टिकल है तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3, नीचे टोटल मास, टोटल मास तो तीन पार्टिकल है, तीन पार्टिकल है तो तीनों का टोटल कर दो, ये कर दिया टोटल, ठीक है। इसी तरह से सिमिलरली y का हो जाएगा m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3, और नीचे टोटल मास। तो ये निकालने के लिए m1 m2 m3 चाहिए, तो ये रहा m1, m1 तो है हमारे पास, m2 भी है, और ये रहा m3, m3 भी है। तो फॉर्मूले में मास तो सारे आ गए, x1 x2 x3 चाहिए। तो इस डायग्राम के अंदर से x1 x2 x3 निकाल के और इसमें वैल्यू पुट कर दो, आ जाएगा आंसर। x1 क्या है, फर्स्ट पार्टिकल की पोजीशन, तो फर्स्ट पार्टिकल को मैंने ओरिजिन मान रखा, तो ये तो 0 0 होता है, 0 0। तो x1 की वैल्यू तो क्या होगी, 0 है ना, फर्स्ट पार्टिकल तो ओरिजिन पे रखा है। x2 की वैल्यू, सेकंड पार्टिकल यहाँ पे रखा है, सेकंड पार्टिकल यहाँ पे रखा है। तो इस ट्रायंगल की साइड 1 मीटर है ना, तो यहाँ से यहाँ तक तो साइड 1 मीटर है, तो x2 की वैल्यू का मतलब सेकंड पार्टिकल तो 1 मीटर पे रखा है, तो ये 1 मीटर। फिर x3 चाहिए, और x3 हम ऐसे निकाल लेंगे, थर्ड पार्टिकल ये है,
तो एक्स एक्सिस पे इसकी पोजीशन तो ये है, सीधा यहाँ से देखोगे तो ये एक्स एक्सिस पे नहीं है, एक्स एक्सिस पे तो इसकी पोजीशन ये है, ये वाली पोजीशन। तो ये पूरा 1 मीटर का है ना, इसकी साइड 1 मीटर है, पूरी 1 मीटर है, तो ये कितना हो गया 0.5। तो x3 की वैल्यू 0.5 मीटर। तो ये x1 x2 x3 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, m1 m2 m3 दे रखे हैं, इसको सोल्व कर लेंगे, एक्स एक्सिस पे पोजीशन आ जाएगी, सिमिलरली यहाँ पे वाई एक्सिस पे आ जाएगी। ठीक है, तो इसको सोल्व करके देखना है, बुक के अंदर सॉल्यूशन दे रखा है इसका, तरीका ये है, देख लेना, कोई भी डाउट हो तो कल पूछ लेना। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट हम ये पढ़ेंगे कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या डिफरेंस है, सेंटर ऑफ मास वर्सेस सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ मास तो सभी को समझ में आ गया होगा, सेंटर ऑफ मास क्या होता है, सेंटर ऑफ मास मास नहीं होता, सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट होता है जहाँ पे पूरी बॉडी का मास कंसंट्रेटेड होता है ना। तो सेंटर ऑफ मास इज ए पॉइंट वेयर ऑल मास ऑफ द बॉडी इज कंसंट्रेटेड। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है, जैसे इस तरह से हमने ये एक बॉडी ले ली, ऐसे ले ली, तो ये भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी है, कोई भी बॉडी हो सारी चीजें छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनती हैं। ठीक है, यहाँ पे अब इसका पार्टिकल का खुद का मास है, यहाँ पे भी खुद का मास है, खुद का मास है, सारे में मास है, और सारे मास का इफेक्ट यहाँ पे है, सारे मास का इफेक्ट यहाँ पे है, तो ये है सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास। क्योंकि नीचे से अगर फिंगर लगा के इसको हम यहाँ पे बैलेंस करना चाहे ना, तो ये सीट यहाँ पे हॉरिजॉन्टली बैलेंस हो जाएगी, थोड़ा इधर उंगली रख के बैलेंस करेंगे तो ये नीचे गिर जाएगी इधर, है ना। तो बीच से बैलेंस कर सकते हैं, जैसे फुटबॉल को कुछ बच्चे फिंगर पे बैलेंस करते हैं, इसी तरह से। तो इसके मास का सेंटर यहाँ पे है, तो ये है सेंटर ऑफ मास। अब देखना सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो इस सीट को, इस ऑब्जेक्ट को अर्थ तो अपनी तरफ अटैक करेगी, अर्थ तो अपनी तरफ अटैक करेगी, इसको भी अपनी तरफ अटैक करेगी, इस पार्टिकल को भी, सभी पार्टिकल को अपनी तरफ अटैक करेगी, है ना, सभी को अपनी तरफ अटैक करेगी। तो ये ग्रेविटी का फोर्स है, हर पार्टिकल पे ग्रेविटी का फोर्स, तो अलग अलग फोर्स है, और अलग अलग फोर्स है, तो इस सारे फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स कहाँ पे है, रिजल्टेंट फोर्स किस पॉइंट पे लाई करता है, तो इस सारे का रिजल्टेंट तो बीच में आएगा, है ना। मान लो एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है, तो पैरेललोग्राम लोग क्या कहते हैं, इनका रिजल्टेंट बीच में। तो इस तरह से बहुत सारे फोर्स हैं, इनका रिजल्टेंट तो बीच में आएगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी एक पॉइंट है जहाँ पर पूरी बॉडी पे जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ना, ग्रेविटी का फोर्स, उस फोर्स का रिजल्टेंट लाई करता है, रिजल्टेंट का मतलब टोटल इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज आल्सो ए पॉइंट वेयर रिजल्टेंट ऑफ ग्रेविटी, रिजल्टेंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट, कि यहाँ पे जो भी पूरा ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ना, उसका रिजल्टेंट जहाँ पे लाई करता है, उसी पॉइंट को क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ग्रेविटी यहाँ पर भी लग रही है, यहाँ पे भी लग रही है, और सारे का इफेक्ट कहाँ पे है, सारे का इफेक्ट सेंटर में है, तो इसी को सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम पॉइंट पे लाई करते हैं, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम पॉइंट पे लाई करते हैं, ये पूरे मास का इफेक्ट है और ये पूरे ग्रेविटी के फोर्स का इफेक्ट है, तो सेम पॉइंट पे लाई करते हैं दोनों। ठीक है, इसी का दूसरा केस है, दूसरा केस ये है, अगर हाइट बहुत ज्यादा हो, अगर ऑब्जेक्ट की हाइट, जैसे ये तो ऑब्जेक्ट की हाइट तो कुछ थी नहीं, ये तो थिकनेस थी, है ना, थिकनेस। तो अगर हाइट बहुत ज्यादा हो, कैसे ज्यादा हो, जैसे एग्जांपल ले लिया माउंट एवरेस्ट का, माउंट एवरेस्ट का एग्जांपल ले लिया हमने, माउंट एवरेस्ट की तो हाइट बहुत ज्यादा होती है, माउंट एवरेस्ट की तो हाइट है ये नियरली 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर से भी ज्यादा ही है, 8 किलोमीटर से ज्यादा है। तो 8 किलोमीटर तो इसकी हाइट तो बहुत ज्यादा होगी, 8 किलोमीटर हाइट तो बहुत ज्यादा होगी। तो 9th क्लास में पढ़ रखा है, ग्रेविटी वाले चैप्टर में ये पढ़ रखा है कि अर्थ की सरफेस से ऊपर की तरफ जाएंगे ना, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम हो जाती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये अर्थ की सरफेस पे होती है वैल्यू,
अगर अर्थ की सरफेस से ऊपर की तरफ जाओगे ना तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम हो जाती है। तो ठीक है, कम हो जाती है। तो अगर माउंट एवरेस्ट का हम सेंटर ऑफ मास निकालें, मतलब जो भी इसमें मास है उसका सेंटर, तो मान लो यहाँ पे आएगा सेंटर ऑफ मास, क्योंकि सारे मास का इफेक्ट यहाँ पे मान लिया। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालें। सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखो, यहाँ पे तो ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है, 9.8। अर्थ के सरफेस के आसपास में ग्रेविटी की वैल्यू 9.8, और 8 किलोमीटर बहुत ज्यादा हो जाता है हाइट। और ऊपर की तरफ जाते जाएंगे तो मैंने बताया कि ग्रेविटी की वैल्यू कम हो जाएगी, और ग्रेविटी की वैल्यू कम हो जाएगी तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स कम है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा और यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स कम। तो यहाँ पे अगर ग्रेविटेशनल फोर्स कम और यहाँ पे ज्यादा है तो ग्रेविटी की वैल्यू नीचे की तरफ ज्यादा है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास पे नहीं आएगा, इससे थोड़ा नीचे आएगा। अगर हाइट बहुत ज्यादा है किसी ऑब्जेक्ट की तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई लिटिल बिलो सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास से थोड़ा नीचे लाई करेगी, क्योंकि ग्रेविटी की वैल्यू या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाइट के साथ डिक्रीज हो जाती है। अगर डिक्रीज नहीं होती ना तो फिर सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम पॉइंट पे लाई करते हैं, और डिक्रीज होने की वजह से नीचे ग्रेविटी ज्यादा है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास ऊपर होगा और सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, किसी को पूछना हो तो हैंड रेज कर सकता है यहाँ तक, कोई भी स्टूडेंट कुछ पूछना चाहता हो तो। चलो आगे पढ़ते हैं फिर। जिसका वीडियो ऑन नहीं है उसको कोई फायदा नहीं है हैंड रेज करने का। चलो फिर, अब हम ये पढ़ेंगे। अब तक हमने ये पढ़ा है कि जो सेंटर ऑफ मास है ना उसका फॉर्मूला ये है, m1r1 प्लस m2r2 m1 प्लस m2। इसमें जो भी मास है ना वो कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। कैसे नहीं है कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड? एक पार्टिकल यहाँ पे रखा है, एक यहाँ पे रखा है, बीच में तो खाली जगह है ना, तो मास कॉन्टिन्यूस नहीं है। डिसकॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है मास का। अभी हमने ये न्यूमेरिकल देखा था, इसमें एक मास यहाँ पे रखा है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, बीच में तो खाली जगह है ना, तो मास कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो मास अगर कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो कैसे सोल्व करें? चलो देखो फिर। अब पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है तो उसका सेंटर ऑफ मास। कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है तो इसका सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। कैसे निकालते हैं? तो मास अगर कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो देखो फिर, जैसे रोड है, ये रोड है, तो इसमें तो बीच में कोई खाली जगह नहीं है। जैसे पेन है, पेन का रिफिल निकाल लें और रिफिल के अंदर अगर पूरे में इंक भरी हो तो बीच में कोई खाली जगह नहीं है, तो मास कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ऐसे ही एक रोड है, इसका मास कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर जगह मास है। तो इसका अगर सेंटर ऑफ मास निकालना है तो कैसे निकालना, क्या फॉर्मूला लगेगा वो देखते हैं। तो देखो फिर, इसकी लेंथ हमने एल मान ली, इसकी लेंथ एल, और इस रोड का मास, पूरा मास एम मान लिया। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है? सेंटर ऑफ मास का मतलब वो पॉइंट बताओ जहाँ पे इस पूरी बॉडी के मास का इफेक्ट लाई करता है। तो मास अगर कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है ना मास का, तो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला ये बनेगा। मान लो ये एक्स एक्सिस पे लाई करती है तो एक्स एक्सिस के हिसाब से लिख लेते हैं, 1/m इंटीग्रेशन एक्स डी एम, ये फॉर्मूला लगेगा। ये फॉर्मूला उसी तरह का है जैसा हमने पहले पढ़ चुके हैं। कैसे पढ़ चुके हैं पहले देखो, हम ये पढ़ चुके हैं, मास इंटू में डिस्टेंस और मास इंटू में डिस्टेंस, नीचे टोटल मास। ऐसे पढ़ा हमने कि एक्स एक्सिस पे तो ये है, वाई एक्सिस पे तो वाई सी एम कर दो, m1 y1 प्लस m2 y2, इस तरह से। तो देखो फिर ये और ये सेम है क्या? नीचे टोटल मास, तो देख लो नीचे टोटल मास है, ये कैपिटल एम है, नीचे टोटल मास। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब होता है समेशन, जोड़ना। तो यहाँ पे भी क्या है, जोड़ ही तो है, समेशन है। प्लस में 3 पार्टिकल है तो प्लस में आगे और कर दो ऐसे, तो यहाँ पे भी समेशन है। तो ये रहा इंटीग्रेशन का मतलब समेशन ही है। ठीक है,
यहाँ पे डिस्टेंस और मास का मल्टीप्लाई है, यहाँ पे भी देख लो डिस्टेंस और मास का मल्टीप्लाई है, और डिस्टेंस और मास का मल्टीप्लाई है, इनको ऐड कर रखा है, यहाँ पे डिस्टेंस और मास का मल्टीप्लाई है, इसका समय इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब समेशन, इनको भी ऐड ही कर रखा है। अगर डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है तो फॉर्मूला ये लगता है, और कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है तो फॉर्मूला ये। समेशन का एक सिंबल ये भी तो होता है, ये डिसकंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर मास अलग अलग है तो समेशन का ये सिंबल लगाते हैं, और मास का कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है तो सिंबल ये लगाते हैं, जिसको इंटीग्रेशन कहते हैं हम। तब फॉर्मूला ये लगेगा अगर मास कॉन्टिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो चलो फिर इसका सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। अगर इसकी थिकनेस यूनिफॉर्म है ना, थिकनेस यूनिफॉर्म है, तो इसका सेंटर ऑफ मास बीच में लाई करेगा। बीच का मतलब ये लेंथ अगर एल है ना तो L/2 पे लाई करेगा, अगर इसकी थिकनेस सेम है तो। अगर ये इधर से ज्यादा मोटी कर दो, इधर से ज्यादा मोटी कर दो, इधर से ज्यादा मोटी, तो फिर बीच में लाई नहीं करेगा, सेंटर ऑफ मास इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा जिस तरफ मास ज्यादा है। लेकिन अब तो थिकनेस सेम है तो बीच में लाई करेगा, तो ये हमने प्रूव करना है कि अगर इसकी थिकनेस यूनिफॉर्म है तो सेंटर ऑफ मास है वो L/2 पे लाई करता है। L/2 का मतलब यहाँ पे सेंटर पे, ये पूरा L है तो ये कितना हो गया L/2, तो ये प्रूव करना हमने। चलो प्रूव करते हैं फिर। क्या निकालेंगे? सेंटर ऑफ मास ऑफ रोड, और कौन सी रोड है? इसकी यूनिफॉर्म थिकनेस है। चलो फिर सोल्व करते हैं, या फिर ऐसे भी आ सकता है कि प्रूव करके दिखाओ, प्रूव दैट सेंटर ऑफ मास ऑफ ए रोड लाई एट L/2, ऐसे भी आ सकता है। तो चलो फिर प्रूव करते हैं। इसकी लेंथ L दे रखी है, इस पूरी का मास M दे रखा है, कैपिटल M, और ये प्रूव करना है कि सेंटर ऑफ मास है वो मिड पॉइंट पे लाई करता है। मिड पॉइंट का मतलब L/2 पे। मास कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ये फॉर्मूला लगेगा, तो लगा देते हैं फॉर्मूला XCm 1/m इंटीग्रेशन x dm, ये फॉर्मूला लगेगा। इस फॉर्मूले के अंदर हमने ये स्मॉल मास है ना, यहाँ से स्मॉल मास निकाल के पुट करना होता है, उसके बाद इंटीग्रेशन करना होता है। क्या है ये स्मॉल मास? ये तो कैपिटल मास है, ये स्मॉल मास कहाँ का मास है? ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो उसमें हम ऐसे कंसिडर करके चलेंगे कि ये जो भी रोड है ये छोटे छोटे एलिमेंट से मिलकर बनी है। जैसे ये होगा ना, एक छोटा पोर्शन एक छोटा पोर्शन, ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट से मिलकर बनी है स्मॉल पोर्शन, ठीक है। तो इस रोड का भी हम ऐसे एक छोटा पोर्शन कंसिडर कर लेते हैं, तो ये पोर्शन कंसिडर कर लिया हमने। इसकी थिकनेस dx है, इसकी थिकनेस dx, यहाँ से